नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर अभी तक आपने नई परख चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़ें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। चुनाव आयोग ने एक तारीख तय की है, शायद वो 7 तारीख है या 5 तारीख, जिसके बाद से कोई चुनाव सर्वेक्षण प्रकाशित नहीं किया जा सकते हैं। तो जी। उसके पहले एबीपी न्यूज़ ने सी वोटर की मदद से एक सर्वे प्रकाशित किया, जिसमें यह बताया गया कि अलग-अलग राज्यों की स्थिति क्या है। मैं आपसे चाहता हूँ कि उसकी उसकी रोशनी में अगर हम इन राज्य विधानसभा चुनाव की आज पड़ताल करें, तो हमारे दर्शकों को एक समझ बनेगी कि इन राज्यों की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है। सबसे पहले अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य जी। प्रदेश में ये कहा गया कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। तो आप इस सर्वेक्षण से कितने सहमत हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में सी वोटर ने जो कहा है और उनके आंकड़ों का जो निष्कर्ष निकाला है, वो तो एक बात है और उनके आंकड़ों का जो मेरा विश्लेषण है और थोड़ा-सा वो अलग तरह का है। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि कांग्रेस उन्होंने मध्य प्रदेश को 6 हिस्सों में बाँटा और उसमें से 4 हिस्सों में उन्होंने कांग्रेस को आगे दिखाया और 2 हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखाया। इस लिहाज से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से उस सर्वे में आगे दिखती है और वो सरकार बनाते हुए दिखाई पड़ती है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में पराजित कर रही है। मेरा सर्वेक्षण ये कहता है कि मेरा निष्कर्ष ये कहता है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को केवल पराजित ही नहीं कर रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को काफी बुरी तरीके से मध्य प्रदेश में हराएगी, ऐसा मुझे लगता है। उसका कारण है, जब इस सर्वेक्षण पे जब टीका-टिप्पणियाँ हो रही थीं, तो एबीपी चैनल के रिपोर्टर ने वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे, उनसे बात की। उसमें 7-8 गृहिणियाँ थीं, वो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे। आम तौर पे जब रिपोर्टर इस तरह की बात करते हैं, तो उसे राजनीतिक कार्यकर्ता घेर लेते हैं। वो अपनी-अपनी पार्टी के पक्ष में वक्तव्य देने लगते हैं और एक-दूसरे के खिलाफ एक अंताक्षरी सी वहाँ शुरू हो जाती है। तो इस तरह के कार्यक्रम बिल्कुल बेकार होते हैं। लेकिन कोई एक ऐसी जगह पर जहाँ पर साधारण नागरिक खड़े हों, जो गैर राजनीतिक हों, किसी पार्टी के कार्यकर्ता ना हों, अगर उनसे पूछा जाए, तब फिर बात ज़्यादा समझ में आती है। तो वहाँ पर जितनी भी स्त्रियाँ खड़ी हुई थी, उन सारी स्त्रियों ने कहा कि कांग्रेस को आना चाहिए। उसके बाद पुरुषों से जब पूछना शुरू किया, तो उन लोगों ने भी कहा कि कांग्रेस को आना चाहिए। इसमें से एक भी नहीं था, यानी 15-20 लोगों में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आनी चाहिए। तो फिर रिपोर्टर ने खुद ही कहा कि ऐसा लगता है कि तो मोहल्ला कांग्रेसी मोहल्ला है। तो इस पे एक व्यक्ति ने आपत्ति की, बोला ये सवाल ये नहीं है कि ये कांग्रेसी मोहल्ला है, सवाल ये है कि 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब हमें परिवर्तन चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी तो विकास किया है। उन्होंने कि विकास तभी होता है जबकि सत्ता में परिवर्तन होता है। जब सत्ता में परिवर्तन नहीं होता है, तो वोटरों की नहीं सुनी जाती है। ये भी उसमें से एक व्यक्ति का कहना था। फिर रिपोर्टर ने ये भी पूछा कि 2024 के चुनाव के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? तो उसमें 2-3 लोगों ने ये कहा कि 2024 में हम मोदी को वोट दे सकते हैं, लेकिन अभी हम विधानसभा में कांग्रेस को वोट देंगे, ये उन्होंने कहा। एक आध व्यक्ति ने ये भी कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन वो कांग्रेस को वोट, इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे इसमें दिलचस्प बात ये लगी कि जब वहां जो गृहिणियां खड़ी हुई थी, जो कि दबी जुबान में संकोच के साथ अपनी बात कह रही थी, जब उनसे पूछा गया 2024 में, तो उनमें से सभी ने कहा कि कांग्रेस को आना चाहिए, बहुत हो गया, अब कांग्रेस को आना चाहिए, कांग्रेस को आना चाहिए। तो ये जो सीन वहां पर मध्य प्रदेश में मैंने देखा, जिसमें वोटरों का एक छोटा सा हिस्सा, जिसमें गृहिणियां भी हैं। फिर उनसे ये भी पूछा गया कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली बहना योजना है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो हंस के बोली हम लोग तो उस लाडली बहना योजना में आते नहीं है। फिर दूसरे ने कहा कि अगर उन्हें अपनी बहन ही बनाना था तो सबको अपनी बहन बनाते, केवल कुछ लोग कुछ को ही अपने बहन बनाया, हमको तो उन्होंने अपनी बहन बनाया नहीं। तो ये जो स्थिति मध्य प्रदेश में है, वो स्थिति बताती है कि कांग्रेस न केवल आगे है, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, वो अच्छी खासी आगे दिखाई पड़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग ये चाहते हैं
गैर राजनीतिक लोग ये चाहते हैं, ऐसे लोग जो भाजपा से कोई वैसे नाराज नहीं है, विचारधारात्मक रूप से नाराज नहीं है, वो लोग चाहते हैं कि यहां पर सत्ता बदलनी चाहिए। और कुल मिलाकर कांग्रेस की छवि उन वोटरों के मन में काफी अच्छी है, यहां तक कि लोग 2024 के चुनाव के लिए भी कांग्रेस के प्रति हमदर्दी से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश का ये नजारा हम लोगों के सामने आया इस सर्वेक्षण के लिहाज से। सर्वेक्षण और भी हुए हैं, ज्यादातर सर्वेक्षणों में कांग्रेस को ही भाजपा से आगे दिखाया गया है मध्य प्रदेश में। और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक समीक्षक हैं, जो उसके प्रति हमदर्दी रखते हैं, उन सब लोगों को इस बात पे अफसोस है कि भाजपा के आला कमान ने ठीक रणनीति नहीं बनाई। तो वो इस प्रकार की बातें कह रहे थे कि ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, ना आपने जो पहले से स्थापित नेतृत्व था उसको आगे किया, और न ही जब 2018 में 5 साल पहले वो उस नेतृत्व के चुनाव में पार्टी हार गई थी, तब उसके समांतर किसी नेतृत्व को विकसित करने की कोशिश की। यानी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये तय नहीं कर पाया 5 साल तक कि जो मौजूदा नेतृत्व है इसको रखना है कि इसको हटाना है। अगर हटाना है तो उसकी जगह नया नेतृत्व लाना है, और अगर नया नेतृत्व नहीं लाना है तो फिर इसी को मान लीजिए, इसी में विश्वास करें, इसी पे यकीन करें, इसी को आगे बढ़ाएं। ये भी उन्होंने नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो दुविधा थी, ये जो हीला हवाला था, इस हीले हवाले ने उन लोगों को बहुत नुकसान किया। एक हमारे पुराने मित्र हैं गिरिजा शंकर जी, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राजनीति पे अच्छी पकड़ रखते हैं, किताब वगैरह भी लिख चुके हैं उसके ऊपर। तो जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि अपने मौजूदा मुख्यमंत्री के पीछे जो पार्टी नहीं खड़ी होती है, उस पार्टी का ग्राफ नीचे जाना लगभग तय है। और भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर में, चुनावी मुहिम के शुरुआती दौर में ये गलती की। इस गलती के कारण भाजपा को काफी नुकसान हुआ। लेकिन धीरे धीरे अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी की समझ में आने लगा है कि उन्हें शिवराज सिंह चौहान की जो उपेक्षा कर रहे हैं, जो उनका अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, ये उनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। इसलिए अब उन्होंने अपने भाषणों में शिवराज सिंह चौहान का नाम लेना शुरू कर दिया है। इससे कुछ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सुधरेगी वहां पर, ऐसी उनकी व्याख्या थी। तो अभी तो चुनावी मुहिम में काफी दिन है, तो अभी भी आगे हमें देखना पड़ेगा कि परिस्थिति का विकास कैसा होता है। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश में न केवल आंकड़ों में आगे नजर आती है, लेकिन जो वोटरों की भावना है और वोटरों को उस भावना के मुताबिक वोटरों का जो रुझान है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले काफी पिछड़ती हुई नजर आती है। और वो इतनी पिछड़ती हुई नजर आती है कि उसका असर मुझे लगता है कि वो 29 सीटों वाली जो लोकसभा की लड़ाई होगी मध्य प्रदेश में, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ पड़ेगा। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में शिवराज सिंह चौहान को फिर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके अपनी जमीन बचा सकती है? मुख्यमंत्री पद के ऊपर तो किसी को वो घोषित करने के लिए न चेहरा देंगे, और वो पहले से तय कर चुके हैं और उस निर्णय को वो बदलेंगे नहीं। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर भाजपा आलाकमान तो एक अजीब सी कार्रवाई कर रहा था। आप किसी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप तो जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उसका जिक्र भी नहीं कर रहे, और अपनी उसकी सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र नहीं कर रहे। इसका मतलब यह है कि पिछले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब पार्टी छोड़ी थी कांग्रेस, यानी उनको तोड़ा गया था कांग्रेस से, और वो मुख्यमंत्री बनने के लालच में भाजपा में चले गए थे, उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं भाजपा के। अगर भाजपा उन्हें नापसंद करती थी, नरेंद्र मोदी नापसंद करती थी, उसी वक्त उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाना था। आलाकमान की मर्जी के बिना तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। वो न केवल मुख्यमंत्री बने, और चुनाव से पहले 6 महीने पहले चर्चा हो रही थी उनको हटाया जाएगा, और नए नए नाम भी आ रहे थे। जैसे प्रहलाद पटेल का नाम आ रहा था, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, कैलाश विजयवर्गीय को अध्यक्ष बनाया जाएगा, इस प्रकार की चर्चाएं चल रही थी। लेकिन आखिर तक इन चर्चाओं का कोई नतीजा नहीं निकला। वो मुख्यमंत्री बने रहे, वो अखबारों में और टीवी पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके बड़े बड़े विज्ञापन देते रहे, और अपने आप को मामा के रूप में प्रचारित करते रहे। अब वहां पे स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि जिस व्यक्ति को आप कांग्रेस से तोड़कर लाए थे, कमलनाथ की सरकार तोड़ी और अपनी सरकार बनाई, उस व्यक्ति के प्रभाव वाला जो क्षेत्र है, चंबल ग्वालियर संभाग जो है, वहां पर कांग्रेस
भारतीय जनता पार्टी से 10% आगे दिखाई देती है। 10% का क्या मतलब हुआ? अगर सीधी लड़ाई में कोई पार्टी किसी पार्टी से 10% आगे है, तो जो आगे पार्टी है उसको 100% सीटें मिलेंगी। ये असंभव है कि दूसरी पार्टी को एक भी सीट मिल जाए। आप इससे अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी ने वो जो तोड़फोड़ की थी, उस तोड़फोड़ का कितना बड़ा नुकसान, इस चीज को मैं पोएटिक जस्टिस कहता हूं, किया आपने कुछ था और नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है। यानी कि उस वक्त आपने दूसरी पार्टी को नुकसान बनाया और नुकसान पहुंचाया और खुशी मनाई अनैतिक तरीकों से, लेकिन अंततः वो सब आपके उल्टे रोजे गले पड़ गए, जैसे कहते हैं नहीं, तो वो वही आपके खिलाफ चला गया। और जिस शिवराज सिंह चौहान को आप किसी कीमत पर अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, हर कीमत पे उसे मुख्यमंत्री पद से हटाने पे आमादा है, उनका अपना जो इलाका है, भोपाल वाला इलाका जो है, उस इलाके में वो भारतीय जनता पार्टी की इज्जत बचाते हुए दिखते हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखती है कांग्रेस से। यानी जो 6 हिस्सों में बांट के सर्वेक्षण किया गया, उसमें जिन 2 हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी आगे दिखती है, उसमें एक हिस्सा वो है जो शिवराज सिंह चौहान के प्रभाव वाला इलाका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने कैसी कैसी वहां पर गड़बड़ियां की हैं। सवाल ये है कि जिस आला कमान को इतना बुद्धिमान माना जाता है, इतना शक्तिशाली माना जाता है, इतना प्रभावी माना जाता है, रणनीति कुशल माना जाता है, वो आला कमान ऐसा क्यों कर रहा है? ये मैं समझता हूं लोगों की बराय है कि उनकी चूक हो गई है। चूक लगातार 5 वर्ष तक नहीं होती रह सकती आपसे। चूक किसी एक मुकाम पे तो हो सकती है, लेकिन लगातार 2018 से अब तक आप लगातार चूक नहीं होते रह सकती। इसके पीछे एक धारणा यह है कि स्थानीय नेतृत्व की उन्हें कोई आवश्यकता है नहीं, और स्थानीय नेतृत्व हो तो ऐसा हो जो पूरी तरीके से आला कमान के प्यादे के रूप में काम करे, जैसे कि मनोहर लाल खट्टर हैं, जैसे कि झारखंड में रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया गया, जैसे कि उत्तराखंड में धामी को बनाया गया मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार के उन्हें प्यादे चाहिए, उन्हें क्षेत्रीय नेतृत्व नहीं चाहिए। और शिवराज सिंह चौहान दरअसल भाजपा के अंदर पुराने सूबेदार हैं और वो क्षेत्रीय नेतृत्व की नुमाइंदगी करते हैं। उनको पूरी तरीके से हटाना है, ये तय करके भाजपा आलाकमान चल रहा है। उन्हें अगर वो 5 साल पहले उनके मुकाबले किसी नए नेतृत्व को खड़ा कर देते तो वो हो सकता है वो नया शिवराज सिंह चौहान बन जाता। वो ये भी नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने किसी को न समांतर खड़ा किया और आप प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। और देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां गुजरात से भी पहले से भाजपा के कदम जमे हुए हैं और हिंदुत्ववादी राजनीति के कदम जमे हुए हैं। वहां भाजपा के पास एक अपना एक वोट है, इसलिए पिछली बार भी वो चुनाव हारी जरूर थी भाजपा, लेकिन ऐसा कुछ चुनाव नहीं हारी थी, मामूली सी पीछे रह गई थी। यहां तक उसके वोट भी कांग्रेस से थोड़े परसेंटेज में ज्यादा थे, सीटें जरूर कम रह गई थी। इस बार वो सीटों में भी पिछड़ी हुई है और वोटों के प्रतिशत में भी पिछड़ी हुई है। और पूरा मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, और उस मध्य प्रदेश के राज्य में जिन 2 क्षेत्रों में भाजपा आगे है, वहां भाजपा बहुत ज्यादा आगे नहीं है कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस जहां जहां उनसे आगे है वहां 10 से लेकर 5%, 6% इस तरीके से कांग्रेस आगे दिखाई जाती है। तो मुझे लगता यह है कि इस वक्त भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का खासा वहां सामना करना पड़ रहा है। कुछ समीक्षकों की राय यह है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है ये, बल्कि ये थकान है। लंबे अरसे तक 18 साल से एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बना हुआ है, एक पार्टी लगातार सत्ता में है, उसके प्रति थकान है, उसकी अभिव्यक्ति है। शुरू में ऐसा जरूर लगता था, शुरू में मैं भी उनकी बात से सहमत नजर आता था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो थकान जो है, वो थकान जो पहले थकान दिख रही थी, ये वास्तव में सरकार विरोधी भावनाएं हैं। क्योंकि लोगों से पूछो तो लोग कहने लगते हैं कि भाई आपने हमसे टैक्स ले लिया और आपने हमारी सड़क नहीं बनवाई, हम मुंह के बल गिर पड़ते हैं, हमारा स्कूटर उस पर पलट जाता है। मतलब बहुत सारी इस तरह की बातें की जा रही हैं। यहाँ पे एक और बात आएगी जो कि दूसरे राज्यों में जब हम चर्चा करेंगे तो उस पर भी हम लोग वहां बात आएगी कि जो मुख्यमंत्री या जो सत्तारूढ़ पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर लाभार्थियों का संसार पैदा करना चाहती है और करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए उसमें डालती है, ये सोच के कि ये सब हमको एंटी इनकम्बेंसी से बचा लेंगे। अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारती है, जैसे कि लग रहा है कि हारती है, तो उससे इस साबित हो जाएगा कि गवर्नेंस एक अलग चीज है, यानी सुशासन एक अलग चीज है।
और ये लाभार्थी योजनाएं अलग चीज है, इनको सुशासन का हिस्सा नहीं माना जा सकता। ये डिलीवरी नहीं है, इसको डिलीवरी कहते हैं ना। आपने जनता को बिजली, सड़क, पानी, करप्शन फ्री प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन वगैरह ये सब दिया है, मतलब सुनवाई होती है लोगों की, है इस तरह का आपने दिया है। आपने रोजगार बढ़ाए हैं, आपने महंगाई पे काबू रखा है, आपने साफ सफाई पे गौर किया है। ये रोजमर्रा का काम, आप रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है लोगों की, वो आपने आसान बनाई है। इस चीज का लाभार्थियों की दुनिया से ताल्लुक नहीं है सीधा। लाभार्थियों की दुनिया इस मुकाम पर जो विफलताएं हैं, उन विफलताओं को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती, उनकी भरपाई नहीं कर सकती उन विफलताओं की। इस संदर्भ में ये भी है कि एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में देख रहा था, उन्होंने भी अपना एक सर्वेक्षण किया है, तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो केंद्र सरकार की सर्वेक्षण है जी, तो उसमें जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, हाँ, उसका जो लोग लाभ ले रहे हैं, वो भी भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं। वो भी भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो ये गारंटी नहीं। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर भाजपा की सरकार के खिलाफ केवल थकान नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से नाराजगी है। और लोग जब नाराज होते हैं तब फिर वो बहुत बुरी तरह मारते हैं किसी पार्टी और सरकार को। फिर आपके समर्थक होते हैं, समर्थक भी नहीं आपको वोट देना चाहते, वो कहते हैं हम ठीक समर्थक हैं, हम देखेंगे इस बात के बारे में, हमने बहुत वोट दिया हमको, अब हम वोट नहीं देने वाले। फिर एक ये भी पूछा कि वो तो क्या कांग्रेस कर देगी आपका विकास पूरा? नहीं, देखिए जब सरकार बदलेगी तो हमारी, वो साफ उनका कहना था कि सरकार बदलने से हमारी जो बार्गेनिंग पावर है, सरकार के साथ, सरकार से अपनी बात मनवाने की जो क्षमता है, वो क्षमता हमारी बढ़ती है वोट के जरिए। तो वहां लोग वोट का अपना इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक अपने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश में लोग वोटों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने भाजपा पर बहुत भरोसा किया। पिछले चुनाव में भी भाजपा को उन्होंने हरा दिया था, ऐसी बात नहीं, पिछले चुनाव में भी हरा दिया था। इन्होंने तोड़फोड़ करके सरकार बना ली। और ऐसे लोगों से भी बहुत लोग नाराज रहते हैं, ऐसी पार्टी से भी लोग नाराज हो जाते हैं। आप सरकार जरूर बना लेते हैं, लेकिन बाद में फिर आपकी वही लोग, वही वोटर जो है आपकी बड़ी दुर्गति करता है। अगर हम राजस्थान की बात करें और सी वोटर के सर्वे की भी बात करें और भी सर्वेक्षणों की, तो उसमें ये बात सामने आ रही है कि भाजपा आगे है, उसे बहुमत मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ-साथ एक अंतर्विरोध भी दिखता है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री को 48% लोग पसंद कर रहे हैं। जो सरकार है उसके काम से काफ़ी लोग संतुष्ट हैं। तो इस अंतर्विरोधी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजस्थान में जो दिखाई पड़ रहा है, उस वो थोड़ा-सा मध्य प्रदेश में हम लोग थोड़ा वापस आएँ, और क्योंकि ये बड़े-बड़े प्रांत हैं और उनके ऊपर काफ़ी चर्चा की ज़रूरत है, तो राजस्थान के ऊपर हम लोग कल भी चर्चा कर सकते हैं, हैं? अब मध्य प्रदेश में वापस आएँ तो आप देखेंगे कि जो जो सी वोटर का ट्रैकर चल रहा था, यानी लगातार जिसमें चुनावी ग्राफ का पता लगाया जाता है, कौन आगे है, क्या पीछे। तो सी वोटर के ट्रैकर में अभी थोड़े दिन पहले तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की पहली पसंद बने हुए थे और वो कमलनाथ से आगे थे। इस आधार पर भी ये बात कही जा रही थी कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि फटीग फैक्टर है। लेकिन इस बार जब उन्होंने यही आंकड़ा दिया तो उसमें कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान 38% वोट, 38% समर्थन था उनको, और कमलनाथ के पास 42% समर्थन था। वो समर्थन, कमलनाथ उससे आगे निकल गए हैं पसंद में भी। जबकि ये एक हकीकत है कि शिवराज सिंह चौहान पिछले 20 वर्ष से लगातार मध्य प्रदेश की ही राजनीति कर रहे हैं, वहीं 18 साल से तो मुख्यमंत्री हैं। और कमलनाथ ने अपने जीवन में कभी राज्य की राजनीति नहीं की। कांग्रेस में राज्य की राजनीति कमलनाथ के मित्र और सहयोगी दिग्विजय सिंह करते थे। कमलनाथ केंद्र में राजनीति करते थे कांग्रेस की तरफ से। वो पिछली बार 2018 में जब वो मुख्यमंत्री बने तब पहली बार उन्होंने राज्य की राजनीति करनी शुरू की। तो कमलनाथ देखा जाए राज्य की राजनीति में नए हैं और उनका व्यक्तिगत प्रभाव छिंदवाड़ा, उनका निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा का, उसके इर्द गिर्द ज्यादा माना जाता है। वो पूरे मध्य प्रदेश में समान नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो राज्य की राजनीति में मुख्यमंत्री के मुकाबले नया है, उसे वो मुख्यमंत्री से लोगों की पहली पसंद के तौर पर आगे निकल गया है। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा वहां किस प्रकार की मुश्किलों का सामना कर रही है। तो ये एक बात समझने वाली है। दूसरी बात ये समझने वाली है कि वहां पर कई क्षेत्रों में, कम से कम 2 क्षेत्रों में भाजपा आला कमान ने बड़े बड़े चेहरों को उतारा, सांसदों को उतारा, केंद्रीय मंत्रियों को उतारा, पार्टी के महासचिव को उतारा। इसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा है।
वो सब लोग, उनमें से भी ज्यादातर लोगों की सीटें फंसी हुई हैं। बजाय इसके कि वो खुद जीतते और दूसरों को जीतने में मदद करते, एक माहौल बनाते, वो दरअसल उनकी पीठ दीवार से लगी हुई है और वो अपने आप को किसी तरह इज्जत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या इससे अंदाजा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की मुश्किलों का सामना कर रही है? बड़ी जबरदस्त भाजपा के आला कमान के इस कदम के खिलाफ बड़ी जबरदस्त वहां पे स्थानीय स्तर पर बगावत हुई है और उससे एक और नुकसान हुआ है, मतलब नुकसान दर नुकसान हो रहा है। वो नुकसान ये हुआ है कि चूंकि ये लोग बड़े बड़े नाम हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और ये सब हैं, तो इनके समर्थकों ने मुख्यमंत्री की पहली पसंद के रूप में भाजपा की तरफ से इनका नाम लेना शुरू कर दिया। इस चक्कर में शिवराज सिंह की रेटिंग और डाउन हो गई। नहीं, जो लोग पहले शिवराज सिंह का ही नाम लेते थे, उनको नए नाम लेने के लिए मिल गए आला कमान की मेहरबानी से, और उनकी शिवराज सिंह की रेटिंग में उसमें कटौती हुई। उसमें ये भी यशवंत देशमुख का ही सही तर्क है, इसकी वजह से भी शिवराज सिंह की कटौती हुई। तो अगर मध्य प्रदेश में भाजपा चुनाव हारती है तो इसमें शिवराज सिंह की गलती, शिवराज सिंह का हिस्सा 10 या 20% होगा, 70-80% हिस्सा जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जिम्मेदारी होगी हारने की। मध्य प्रदेश से ही एक और सवाल मेरे मन में आता है कि दो नेता, बड़े नेता कांग्रेस से अपने अपने राज्य में कम से कम बड़े नेता थे। असम में हेमंत बिस्व शर्मा और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों कांग्रेस छोड़कर जाते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा काफी सफल हो जाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया लगता है कि सफल नहीं हो पाए, हालांकि मंत्री बने हुए हैं वो। तो दोनों को आप कैसे देखते हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया उतने आक्रामक नहीं हो इतना पाए? बड़ा देश है भारत, कमल, भारत इतना बड़ा देश है कि उसमें विभिन्न राज्यों की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत अलग अलग हैं। मैं तो ये मानता हूं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, हालांकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन दोनों की परिस्थितियों में भी बहुत अंतर है। राजस्थान बिल्कुल अलग तरह की चीज है, तेलंगाना कुछ और ही है, मिजोरम कुछ और ही है। मतलब मुद्दे अलग अलग हैं, नेता अलग अलग हैं, राजनीतिक इतिहास अलग तरह का है, सब चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं वहां पर। तो हेमंत बिस्व शर्मा, उत्तर पूर्व में भाजपा की कोई जमीन नहीं थी, भाजपा को नई शक्तियों की तलाश थी, तो उसने वो सारी शक्तियां, या तो उन्होंने कांग्रेस, ज्यादातर शक्तियां उन्होंने कांग्रेस से प्राप्त की, या कुछ थोड़ी बहुत बीजेपी के लोग भी आ गए। वो लोग सब उत्तर पूर्व के अंदर भाजपा का झंडा जो भी लिए खड़े हुए हैं, चाहे सरकार में हो चाहे सरकार से बाहर हो, वो सारे के सारे लोग कांग्रेस के लोग हैं। यानी कांग्रेस पार्टी की टूटी हुई शक्तियां ही वहां भाजपा को चला रही हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा होना असंभव है। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस से बंदा आया, और तो वो अपने इलाके में ही उस अंतर्विरोध में फंस गया। उसके लोग भाजपा में सहज स्वाभाविक रूप से नहीं मिल पाए, और भाजपा के लोगों में और उसके लोगों के बीच में वहां पर चंबल ग्वालियर संभाग में टकराव शुरू हो गया। और आलाकमान अगर उसको मुख्यमंत्री के तौर पर थोपता वहां पर, तो वो उससे और भी ज्यादा बड़ी प्रतिक्रिया हो सकती थी। उधर आलाकमान ने बुद्धिमानी की कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को ही स्वीकार कर लिया, अनमने भाव से ही सही, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अगर उनको मुख्यमंत्री बनाती तो आज भाजपा और भी ज्यादा बुरी हालत में होती। हो सकता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में वो 10% पीछे नहीं होती कांग्रेस से, लेकिन और दूसरे इलाकों में बिल्कुल भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया होता मध्य प्रदेश में। तो हेमंत बिस्व शर्मा को उत्तर पूर्व में तो भाजपा के पास लोग ही नहीं थे, कौन भाजपा का नाम लेगा? अब आप देखिए, जो अपने जब पहली बार असम में वो चुनाव जीते, तो उन्होंने जो मुख्यमंत्री बनाया वो आरएसएस और भाजपा की, वो भी आए थे असम गण परिषद के उससे, लेकिन फिर भी वो पहले से उधर थे। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा लगातार उनके साथ बने रहे। उन्होंने अपनी जो रणनीतिक उपयोगिता थी वो उन्होंने साबित की, और बार बार वो आरएसएस वालों के पास गए, आरएसएस वालों का उन्होंने विश्वास जीता। और जब आरएसएस वालों ने भी पूरी तरह उनको हरी झंडी दे दी कि बिल्कुल अपना ही आदमी लगता है, कांग्रेस में जरूर रहा है लेकिन और भी जोर शोर से हमारी विचारधारात्मक किस्म की बात कर रहा है, तो फिर उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। और अब वो न केवल असम में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि वो पूरे उत्तर पूर्व में भाजपा का काम देखते हैं, भाजपा के पॉइंट मैन है वो वहां पर। मतलब मुख्य तौर पर उन्हीं के जरिए ही पूरे उत्तर पूर्व में भाजपा की राजनीति चलती है। जो मणिपुर की विफलता हुई है, और मणिपुर की विफलता का कारण जो असर मिजोरम के ऊपर पड़ा है कि मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम नरेंद्र मोदी के साथ एक मंच पर जाने को तैयार नहीं है। नतीजतन नरेंद्र मोदी को वहां पर अपनी मीटिंग ही कैंसिल करनी पड़ी।
मिजोरम में चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी वहां गए ही नहीं है, मतलब जाने की स्थिति नहीं हो पाई, मतलब इस तरह की अपमानजनक स्थिति वहां पर पैदा हो गई। तो ये इसकी भी जिम्मेदारी इनके ऊपर जाती है। हेमंत बिश्व शर्मा की नाकामी है, उनकी बहुत सी सफलताएं भी हैं, ये उनकी एक बड़ी विफलता है। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आने वाले दिनों में हम राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम जैसे राज्यों पर बातचीत करेंगे और देश की राजनीति में जो और कुछ घटनाएं घट रही हैं उस पर भी प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की इस चर्चा के लिए अभय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति पर बातचीत करेंगे। जरूर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।